मंच पर उपस्थित मेरे मित्र द्वय, एक तो इनमें से आपके विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रिय दीपक जी, और मेरे मित्र श्री ब्रजेश राजपूत जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरी ज़िंदगी की राह में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नौजवान साथियों। यहाँ पर स्त्रियाँ भी हैं, पुरुष भी हैं, कुछ बाल वाले हैं, कुछ बिना बाल वाले हैं। कुछ लोगों ने अपने सफ़ेद बालों को हिजाब से छिपाया हुआ है, काला किया हुआ है। तो ये जो चीज़ है, इसलिए मैं बड़ा सुरक्षित चल रहा हूँ कि मैंने कहा कि नौजवान साथी, क्योंकि साथी एक ऐसा शब्द है जो स्त्री और पुरुष के बीच का भेद मिटा देता है। तो अलग से आपको संबोधित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और नौजवानी, जिसे हम कहते हैं नौजवान, तो युवा का संबंध आयु से नहीं होता, युवा एक अवस्था होती है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर अपने पुत्र के पैर में भी जूते पहनाने की क्षमता हो और अपने पिता के पैर में भी जूते पहनाने की क्षमता हो, ऐसी क्षमता वाले व्यक्ति को आप युवा कहते हैं। यानी पुत्र हमारे भविष्य होते हैं, हमारी संतानें, पुत्र पुत्री जो हैं वो हमारे भविष्य होते हैं, और हमारे माता पिता जो होते हैं वो हमारा अतीत होते हैं। यानी अतीत और वर्तमान को जो आज सहेज कर संभालने की क्षमता रखता हो, उसी अवस्था वाले को युवा कहते हैं। तो आप और सब जिनमें भी ये क्षमता है, उनका आयु से कहीं कोई संबंध नहीं है। आप भले ही 60 साल के हों, 65 साल के हों, लेकिन आप मेरी दृष्टि में युवा की श्रेणी में आते हैं। तो आप सभी युवा साथियों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझसे कहा गया कि अभिनय के बारे में थोड़ा सा मैं अपने आप को अपनी जो समझ है हमारी वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर लूं। तो सबसे पहले तो इस पूरी की पूरी प्रकृति को अपन कला की दृष्टि से रख देते हैं कि ये कला होती है। लेकिन अब ये कला क्या है? कला कहते किसको है? कला तो हमारी और आपकी सबकी वृत्ति है, प्रवृत्ति है। अगर नहीं होती तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता कि पता लगा कि कुलपति जी के दफ्तर में एक प्रोफेसर साहब आए जो कम काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा काम करने वाले पवित्र जी ने कहा कि यार देखो, उसको डांट नहीं पड़ती, कितना कलाकार आदमी है, वो सेटिंग करके चल रहा है। अपन कह देते हैं कि भाई कला है। फिर पता लगा कि भैया उनके पॉकेट में पैसे नहीं थे यार, लेकिन देखो यार, उसने फिल्म सिनेमा देख लिया फ्री में, कितना कलाकार आदमी है, अपन कह देते हैं। फिर पता लगा कि किसी ने किसी से, जैसा कि पिल्लई साहब यहाँ पे बता रहे थे, कुछ प्रेम प्रसंग की बात चल रही थी। पता लगा कि किसी की कोई गर्लफ्रेंड है या किसी का कोई बॉयफ्रेंड है और उसके दोस्त ने उसके साथ दोस्ती कर ली, तो पता लगा कितना कलाकार आदमी है यार ये। तो इस नाते कला कोई ऐसी चीज नहीं है, कला एक ऐसी चीज है जो बाय डिफॉल्ट हम में और आप में सबके अंदर मौजूद है। अब उसको कलाकार अपन कह दें कि हम जैसे लोग हो गए जिन्होंने उस कलाकारी को जीविका का साधन बना लिया। तो अब हम कलाकार से कलाजीवी की प्रकृति में आ गए कि अब हम कलाजीवी हैं। क्यों? क्योंकि कला का व्यापार करके, कला का व्यवसाय करके हम उसके माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो हम हो गए कलाकार से कलाजीवी। लेकिन ये कलाकार है क्या? तो जो निराकार को साकार कर दे उसको आप कलाकार कहते हैं। अब निराकार को साकार कर दे मतलब हम थोड़ा सा, भैया चूंकि हमारे गुरुजनों ने हमको बहुत सरलता से और हिज्ज जमा जमा के समझाया है, इसलिए हम हिज्ज जमा जमा के समझाने में विश्वास रखते हैं कि चाहे एक कील ठुके, लेकिन वो इतनी भरोसी की ठुके कि उसके ऊपर आप पूरे घर के कपड़े लटका दो, लेकिन वो कील ना गिरे। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को मैं दीर्घ सूत्री लगूं, लेकिन इसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। वो समस्या किसकी हो सकती है? उसकी जो ये सोच रहा है कि हम दीर्घ सूत्री हैं। तो दूसरे की समस्या के बारे में मुझे चिंतन करने की कतई कोई आवश्यकता नहीं। तो निराकार को साकार करने मतलब, अगर हम आपसे पूछें कि प्रेम कैसा होता है, तो क्या आप परिभाषित कर सकते हैं? कर सकते हैं?
अगर हम आपसे कहें कि क्रोध कैसा होता है, आप परिभाषित कर सकते हैं? हम आपसे पूछें कि भैया मीठा कैसा होता है, मीठे की परिभाषा बताइए, तो आप दुनिया के तमाम साहित्यकारों को लेकर आ जाइए, लेकिन वो मीठे को परिभाषित नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तमाम जो अनुभूतियां हैं, हम आपसे ये कह सकते हैं कि साहब हम आपको अनुभूत करा सकते हैं लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। प्रेम क्या है, तो ये हम आपको एक्सपीरियंस करा सकते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मीठा कैसा होता है भैया, ये गुलगुला खा लो, ये गुड़ खा लो आप, साहब आप अनुभूत कर लें, लेकिन अगर आप हमसे कहें कि इसकी परिभाषा दीजिए तो ये हमारे बस की बात नहीं है। तो कलाकारी का मतलब ही ये होता है कि जो निराकार भावों को साकार कर दे उसको आप क्या कह देते हैं? कलाकार। यानी एक ऐसा भाव जो दिख नहीं रहा था वो आपको दिखने लगे। तो अब आ जाएं अपन जो चर्चा की शुरुआत मैंने की थी कि कला है क्या। तो कला रूपी शब्द को अपन तोड़ देते हैं। ये कहीं कोई शास्त्र में परिभाषा नहीं है, ये हमारी, जैसा कि हमारे प्रिय भाई दीपक जी ने बताया आपको कि हम लोग रॉ और ठेठ देहाती आदमी थे कि पटिया भी, हम पटिया के साथ भी कंफर्टेबल हैं और पटिया पे भी कंफर्टेबल हैं और गद्दा पे भी कंफर्टेबल हैं और सिंहासन पर भी हम कंफर्टेबल हैं। सहजता हमारा व्यक्तित्व का आवश्यक गुण है। यहाँ पे बैठे हुए आपके कुलपति जी हों, हमारे मित्र ब्रजेश हों, एक और हमारी दर्शक दीर्घा में हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे मित्र मनोज बैठे हुए हैं, मनोज शर्मा जी, ये हों, ये सब सहज लोग थे कि हर कहीं आपको सहज पाएंगे। तो कला को अपन तोड़ रहे हैं। कल एक ऐसा शब्द है जिसे आप अतीत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और भविष्य के लिए भी, करेक्ट? कि कल आए थे या कल आएंगे, तो मतलब अतीत काल भी हो रहा है उसमें और हमारा भविष्य भी हो रहा है। तो हमारे जीवन में अगर हम भूतकाल और भविष्य काल को बांट लें तो भूतकाल में जो बीत चुका है उसमें और हमारे और आपके जीवन में क्या, मन में क्या चलता रहता है? क्या दुनिया का शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति अपने बीते हुए समय को बदल सकता है? नहीं ना। बदल सकते हैं हम और आप? ये भोपाल में बैठे ना अपन। हाँ, अब कुछ हमें लगा कि नहीं, हम अपने प्रदेश में अपनी राजधानी में बैठे हैं, कुछ अपने जैसे लोगों के बीच बैठे हुए हैं, तो नहीं बदल सकते। तो अतीत में हमारे क्या होते हैं? हमारी ग्लानियां होती हैं, गिल्ट्स, रिग्रेट, करेक्ट? यार ये नहीं करना था, यार ये एक डिसीजन जो हमने लिया अगर वो ना लेते तो। और भविष्य में क्या होता है? चिंताएं, वरीज कि यार अब यहाँ से निकलेंगे माखनलाल यूनिवर्सिटी से तो पता नहीं कौन से संस्थान में हमें काम मिलेगा, क्या हम अपना भविष्य बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। या पता लगा कि मुख्यमंत्री जी का ये पहली बार मुझे इंटरव्यू लेने का अवसर मिला और सीधा मुख्यमंत्री जी के सामने खड़ा कर दिया, तो क्या पता मैं अपने अखबार के लिए या अपने टेलीविज़न चैनल के लिए मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं। ये तमाम चिंताएँ होती हैं, करेक्ट? तो कला क्या हुई और कलाकार क्या हुआ कि जो बीते हुए कल को और आने वाले कल को आज उपस्थित कर दे, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, या उस क्षमता वाले व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? कलाकार कहते हैं। यानी जो आपको ग्लानि मुक्त कर दे और आपको चिंता मुक्त करके आज यानी वर्तमान में उपस्थित कर दे, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? कलाकार करते हैं। तभी किसी अभिनेता की शक्ल पर दृष्टि पड़ते ही साथ आप कितने ही ज़्यादा चिंतित या व्यथित क्यों ना हो, आप देखेंगे कि अगर आप उस किसी अभिनेता की शक्ल के ऊपर आपकी दृष्टि पड़ गई तो आपको एक किंचित सी मुस्कान आपकी शक्ल पे आ जाएगी और आप अपने उस अवसाद को, उस विषाद को, उस व्यथा को तुरंत भूल जाएंगे और एक पल के लिए आप वर्तमान में उपस्थित होकर आनंदित हो जाएंगे और एक हल्की सी मुस्कान आपकी शक्ल के ऊपर आ जाएगी। यानी ऐसा व्यक्ति जो आपकी परिस्थिति तो नहीं बदल सकता लेकिन आपकी मन स्थिति जरूर बदल सकता है।
और अपने देश में, अपन तो देहाती लोग हैं, अपने देश में ये कहा जाता है कि भैया मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी परिस्थिति भले ही ना बदल पाए, पूरी की पूरी दुनिया हमारी मन स्थिति पर चलती है। तो मन स्थिति को बदल दीजिए, आप देखेंगे कि परिस्थितियां अपने आप ऑटोमेटिकली बदल गई आपकी और हमारी जिंदगी में। तो हमने अपने पूरे जीवन में इसी चीज़ को अप्लाई किया, क्योंकि जब हम यहाँ से मुंबई, जब सागर विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, जैसा प्रिय भाई दीपक ने आपको बताया कि हम सब लोग किसी भी स्थिति में कुछ भी करने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि सपने हमारे हैं, किसी अन्य के नहीं है। हम अपने सपनों की पूर्ति के लिए किसी अन्य के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमें अपना सपना जीने के लिए नहीं भेजा। उन्होंने क्या किया? सिर्फ इतना किया कि अपने बच्चों से अपना सपना पूरा नहीं करवाया, उन्होंने अपने बच्चों को अपने सपने देखने की क्षमता पैदा कर दी कि भैया तुम तुम्हारे सपने देखो और उनको पूरा करने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर पैदा हो। और आज की तारीख में हम और आप क्या करने लगते हैं कि हम अपने बच्चों से जिन सपनों को हम पूरा नहीं कर पाए, उन सपनों को हम अपने बच्चों से पूरा करवाने का काम कर देते हैं। इसलिए जब वो बच्चे होते हैं या जब वो लड़कपन होता है, उनके अंदर खिलंदड़ापन नहीं होता, वो या तो बच्चे होते हैं, बच्चे के साथ सीधे वो जवान नहीं होते, वो प्रौढ़ हो जाते हैं। उनके अंदर हम प्रौढ़ता स्थापित कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हमें उस समय हमारे पिता ने, या हम शायद ये सोचते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा कैसे कर लेगा भाई। लेकिन हम इस दृष्टिकोण से नहीं सोचते हैं। तो तात्पर्य ये है हमारा कि जब हम यहाँ से गए दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद फिर पता लगा कि सीधे आपने मुंबई महानगर में छलांग लगा दी कि सबसे बड़े प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि आकांक्षाएं आपकी बड़ी थी। तो आगे नाथ ना पीछे पगा कि कहीं कोई नहीं, तो आप ही को सब कुछ करना है वहाँ पर उपस्थित होकर, आप ही को वो तमाम चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये स्वप्न आपका देखा हुआ है, और चूंकि आपने देखा है तो इसके सृजक भी आपको ही होना पड़ेगा। तो हमारा यही मानना है आप मित्रों से कि जब गंगा गंगोत्री से चली थी तो उनको नहीं पता था कि उनका अंतिम मकाम बंगाल की खाड़ी है। उनके अंदर तो सिर्फ बहते रहने की एक क्षमता थी, एक वेग था, एक आवेग था। उसी वेग और आवेग में किसी पहाड़ को काट दिया, तो किसी पहाड़ को अगर काट नहीं पाई तो उसके बाजू से रास्ता बनाते हुए वो आगे की तरफ बढ़ती चली गई, और भविष्य में जाकर गंगोत्री भी पूजनी हो गई और गंगा सागर भी जाकर पूजना हो गया। तो इतनी सी धार जो एक लांग से छलांग सकते थे, एक कदम में आप और हम पार कर सकते हैं गंगोत्री की वो पतली सी धार, जाके एक ऐसे महासागर में विस्तारित हो जाती है कि जिसे हमको और आपको स्टीमर से कहीं ना कहीं तय करना पड़ता है कि इस पार्ट से उस पार्ट तक जाने की जो व्यवस्था है वो हमारे और आपके जीवन में काहे से पैदा करनी पड़ती है? स्टीमर के माध्यम से उस हम पूरे पार्ट को पार करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही हमारा मानना है कि आप और हम अपने जीवन में बिल्कुल, अगर स्वप्न देखा है तो होशो हवास में देखिए, और अगर स्वप्न देख ही रहे हैं तो संसार में स्वप्न देखिए संसार के स्वामी बनने का। अपने ही सपन है और पता लगा कि उस पर टैक्स तो लगता नहीं, सपने में लगता है कि जीएसटी लग गई। तो अपने बारे में जब सोचना है तो हम कृपणता से क्यों सोचें, हम दरिद्रता से क्यों सोचें? जब अपने बारे में हमें सोचना ही है तो हम बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र की पैटर्न पे सोचें कि ये पूरी भूमि हमारी है। और जितना मतलब, जो हम लोग तो बुंदेलखंडी लोग हैं तो हम ये मानते हैं कि भैया कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए और जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए। तो क्षमता हमारी यही है कि बस हम अपनी इच्छाओं में, लेकिन एक सलाह और दूंगा, जिस द्वंद्व से हम और आप सब पीड़ित रहते हैं और जो हमारे अवसाद का कारण होती है, वो ये होती है कि एक चीज होती है इच्छा और एक चीज होती है क्षमता। इच्छा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और क्षमता को कैपेसिटी। तो आवश्यक नहीं है कि जिस काम को करने की आपके अंदर इच्छा हो, उस कार्य को करने की आपके अंदर क्षमता भी हो।
और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस कार्य को करने की आपके अंदर क्षमता है उस कार्य को करने की आपके अंदर इच्छा भी हो। तो हमारे बीच में इच्छा और क्षमता के बीच में चलते रहने वाला द्वंद्व ही हमारे अवसाद, हमारे हर्ष, हमारे विषाद का कारण होता है। तो जिस कार्य को करने की इच्छा हो उसे करने की क्षमता पैदा कर लीजिए, अन्यथा जिस कार्य को करने की आपके अंदर क्षमता है उसको करने की इच्छा पैदा कर लीजिए। आप देखेंगे कि फिर आप किसी अन्य के लिए या कोई भी कार्य फिर प्रेशर के रूप में आपके ऊपर काम नहीं करेगा, फिर वो काम भी आपके लिए प्लेजर का निर्माण करने लगेगा। प्रेशर, दबाव और प्रभाव, आप और हम सब क्या चाहते हैं? प्रभाव। लेकिन कुछ पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में फलते नहीं हैं, उनको अंधकार की ज़रूरत होती है। और कुछ पौधे होते हैं, पुष्प होते हैं जिनको अंधकार में नहीं फलते, वो कुम्हला जाते हैं, उनको सूर्य प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो हमको और आप, हम और आप सब वैसे ही पुष्प, वैसे ही वृक्षों जैसे हैं। हमें अपनी प्रकृति को पहचानना होगा कि भैया हमारे ऊपर दबाव हमें प्रभावशाली बनाएगा या प्रभाव हमारे ऊपर दबाव का काम करेगा। अपनी उस क्षमता को पहचान लीजिए और आप देखेंगे कि हम और आप जीवन में कहीं ना कहीं हम सफल हों या ना हों, लेकिन हम सुखी ज़रूर रहेंगे। और चूंकि आपका संबंध मीडिया से है, मीडिया का मतलब क्या होता है, पत्रकार का मतलब क्या होता है? एक होता है रिपोर्टर, संवाददाता। क्या संवाददाता को हम पत्रकार कहेंगे? संवाददाता को पत्रकार कह सकते हैं हम? वो तो रिपोर्टिंग कर रहा है कि फला जगह ये घटना घटित हुई, आप साहब हमारी आंखों से देख लीजिए। करेक्ट? तो फिर पत्रकार क्या होगा? वो कौन सी चीज़ होती है कि कोई दीपक तिवारी बन जाता है, कोई ब्रजेश राजपूत बन जाता है, कोई कुलदीप नैयर साहब बन जाते हैं, कोई मनोज शर्मा बन जाते हैं? वो कारण क्या हो? वो क्या चीज़ होती है जो उस पेशे में रहते हुए भी उनको एक ऐसे मकाम पर पहुंचा देती है कि जहां पर लोगों के लिए वो उदाहरण बन जाते हैं? तो वो जो चीज़ मुझे एक शोमैन के तौर पर या एक कलाकार के तौर पर समझ में आती है, वो ये है कि न्यूज़ प्लस व्यूज़ जिनके अंदर होते हैं, न्यूज़ और व्यूज़ का जो ग्रेट कॉम्बिनेशन होते हैं, जो बहुत सुखद संयोग होता है, या जिनके अंदर ये अमृत योग होता है कि वो न्यूज़ के साथ साथ व्यूज़ के भी स्वामी हों, ऐसे व्यक्तियों की आगे चलकर एक निजता बनती है और उनकी एक परंपरा का निर्वाह करने वाले, उनके पीछे पता लगा सैकड़ों की तादाद में फॉलोवर खड़े हो जाते हैं। तो आपको न्यूज़ के साथ साथ आपके व्यूज़, क्योंकि दृष्टि का महत्व है या दृष्टिकोण का? दृष्टि तो हम और आप सबके पास है, लेकिन इन दृष्टि वालों को में से कितनों का नाम हम और आप याद रखते हैं? हम किन का नाम याद रखते हैं? दृष्टिकोण वालों का। तो वो कोण क्या है? दृष्टि का जो कोण है, वो कोण क्या है कि आप किस एंगल से उस चीज को, उस घटना को या उस स्थिति को या उस परिस्थिति को या उस मन स्थिति को देख रहे हैं, और देखने के बाद उसको आप लोगों के सामने सरल करते हुए लोगों के पास ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहे हैं, आप पॉइंट ऑफ थॉट रख रहे हैं। एक होता है जब पत्रकारिता में मैं उन अभिनेताओं, उन सौभाग्यशाली अभिनेताओं में से हूं जिसको मीडिया के तमाम क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला। भाई सिनेमा हमने किया, छोटे पर्दे पे हमने काम किया, रंगमंच पे हमने काम किया, वेब सीरीज़ हम कर रहे हैं, फिर पत्रकारिता एक चीज़ आ जाती है तो हमने जी न्यूज़ के लिए एक हम इंटरव्यू लेने वाला शो किया करते थे निशाने पे, भारत भाग्य विधाता, जो आज की तारीख में डीएनए के रूप में चल रहा है। तो उसके शुरुआती व्यक्तियों में से हम हैं कि जिसमें हम एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के एक पत्रकार की हैसियत से इंटरव्यूज़ लिया करते थे। फिर रेडियो के ऊपर रेडियो जॉकी के रूप में हमने काम किया। फिर रह गई थी किताब लिखना, तो हमने कहा भैया अब ये झंझट भी क्यों बची रहने दें। क्यों? क्योंकि या तो आप कोई ऐसा काम करिए जिसके ऊपर सदियों तक लोग लिखते रहें, या कुछ ऐसी चीज़ लिख जाइए जिसे लोग कई सालों तक पढ़ते रहें। तो हमने
अपनी जितनी भी, जिसको ये कहा जाता है कि जितने भी क्षेत्र होते हैं मीडिया में, तो इसलिए आप बिल्कुल हमें ये मत मानना कि भैया हम पत्रकारों के बीच में खड़े हैं। पत्रकारों के बीच में मैं पत्रकार की हैसियत से खड़ा हुआ हूँ। जैसे अब ब्रजेश जब हमारा इंटरव्यू लेंगे तो निश्चित रूप से आपको मुझे प्रश्न रोचक हों अगर, तो उत्तर रोचक हो जाता है। रोचक का मतलब एक प्रश्न जो आपके अंदर नए प्रश्नों का सृजन करे और एक उत्तर जो आपके तमाम प्रश्नों का शमन कर दे। अगर ऐसी कोई वार्तालाप हो जाए तो निश्चित रूप से वो हमारे और आपके और सुनने वाले देखने वालों के सबके आनंद का कारण होती है। और हम अक्सर क्या करते हैं कि हम प्रश्नों के ऊपर काम नहीं करते, हम उत्तरों के ऊपर काम करते हैं। या हम प्रश्नों के ऊपर काम नहीं करते तो हम क्या करने लगते हैं, आजकल हम टेलीविजन पे देखते हैं कि हुज्जतें हो रही हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे किसी सीनियर ने जूनियर को बुला लिया हो, अब उसकी रैगिंग होगी। इसलिए क्या हो रहा है, अगर आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे कुछ कृतित्व ऐसे रहे होंगे जो आपको पत्रकार के तौर पे ये लगा होगा कि इन कृतित्वों के माध्यम से ये व्यक्ति शेष व्यक्तियों के लिए, जो शेष वर्ग से था, वो आज की तारीख में विशेष हो गया है, प्रेरणा का काम करेगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप न्यूज़ रूम में जाते हैं तो वो जली जलाई बीड़ी से बीड़ी जलाने का काम होता है कि अब हमारी इज्जत तो नहीं है, तो हम क्या करें कि एक इज्जतदार आदमी के ऊपर कालिक पोत दीजिए, उसको इतना जलील कीजिए कि हम ऑटोमेटिक इज्जत वाले हो गए। ये हमारे बाबूजी कहा करते थे। जब हम छोटे थे तो हमारे बाबूजी हमसे कहते थे कि बेटा, तुम अगर घर में पिट के आए तो हम तुमको घर में पीटेंगे, और अगर बेटा बाहर से तुम्हारी झगड़े की कोई शिकायत आई तो हम तुमको घर में पीटेंगे। तो हमारे अंदर ये हुनर ऑटोमेटिक पैदा हो गया कि तौल के पौलने का, कि हम उसी व्यक्ति से झगड़ते थे जिस व्यक्ति को हम ये श्योर कर सके कि उसको पीटने के बाद हमको पुचकारने का हुनर ऑटोमेटिक आ गया कि पीट भी लो और पुचकार भी लो। उसी की परिणति है ये मौन मुस्कान की मार, कि पीट के पुचकारना। वो हमसे कहा करते थे कि बेटा, जब भी कभी तुमको किसी से अखाड़े में लड़ना हो, पहलवानी सिखाना चाहते थे हम लोगों को, तो बोले कि हमेशा बेटा अपने से बड़े पहलवान से लड़ना, क्योंकि तुम हारोगे तब तुम उसकी बराबरी के पहलवान कहलाओगे, और जीत गए तो उससे बड़े पहलवान तुम ऑटोमेटिक हो, तो उससे छोटा पहलवान कभी तुमसे कुश्ती नहीं लड़ेगा। तो अब वो फॉर्मूला आज की तारीख में क्या हो गया कि दीपक जी कुलपति हैं और आशुतोष बिल्कुल सामान्य से व्यक्ति हैं। आशुतोष जानते ही नहीं हैं, लेकिन आशुतोष पता लगा कि किसी एक ऐसे पावरफुल मीडिया हाउस में बैठ गए हैं और उनको इंटरव्यू लेने का दीपक जी का अवसर मिल गया। और मैंने पहले इनको मंडित किया, महिमा मंडित किया कि फला फला व्यक्ति हैं आप, माखनलाल चतुर्वेदी जो विश्वविद्यालय है, पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है, उसके कुलपति महोदय हैं। और पता लगा कि राशन पानी लेके हम इनके ऊपर चढ़ गए। तो आपको क्या याद रहेगा कि यार कितना इंटेलिजेंट आदमी है यार, उसने बताओ कुलपति जी की बोलती बंद कर दी। बोलती बंद नहीं करी, कुलपति जी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मेरा ये मानना है कि पत्रकारिता जो होता है वो इज्जत का काम होता है, हुज्जत का काम नहीं होता। जिस पल आप हुज्जतें करेंगे, जब हम और आप किसी के साथ हुज्जत करने लगते हैं, क्योंकि पत्रकारिता को अगर हम पांचवा स्तंभ कहते हैं तो क्या कारण रहा होगा हमारे बुजुर्गों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे मनीषियों का, कि उन्होंने कहा कि साहब पत्रकारिता जो है वो समाज का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ हम कहते हैं तो क्यों कहते हैं लोकतंत्र में? कि कहीं ना कहीं सूचना का संबंध ज्ञान से नहीं होता। वेल इन्फॉर्म्ड व्यक्ति वेल नॉलेजेबल की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन ये ज़रूर है कि सूचनाएं ज्ञान के अर्जन में बहुत बड़ा योगदान अदा करती हैं। लेकिन आज की तारीख में हमने क्या कर दिया, हम हैं तो स्टोर कीपर,
स्टोर कीपर मतलब जहां पे डाटा रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है। आपने डेटा वो क्यों बाबर कब आया था सर? 1526। सी हाउ इंटेलिजेंट दिस मैन इज। वो सिर्फ डेटा फीड किए हुए है, करेक्ट। और हमने उस डेटा को, इंफॉर्मेशन को क्या मान लिया? ज्ञान के प्रतीक के रूप में मान लिया, और हम उसी को, सूचनाओं को ही ज्ञान मान के उससे लौंकने चौंकने चमकने लगे, और एकदम से नतमस्तक होकर उनके सामने भाई साहब प्रणाम, या दीदी नमस्ते, या मैम आपका आशीर्वाद बना रहे। ये तमाम प्रक्रिया में हम और आप लग गए हैं। तो मेरी आप सबसे यही सलाह है कि हम और आप सब इज्जतदार लोग हैं। इस संसार में जब हम और आप जन्म लेते हैं तो आपको पता है कि हमारा, आपका, सबका जन्म कैसे हुआ? जब हमारे, आपके सब परिपक्व लोग हैं ना, मतलब इस बात को जिस भाव से कही जा रही है उसी भाव से समझेंगे ना, ठीक है। तो जब हमारा और आपका जन्म होता है और हमारे माता पिता जब नियोग करते हैं, संयोग करते हैं, तो एक समय में जो स्पर्म छूटते हैं वो 4 करोड़ छूटते हैं। उन 4 करोड़ स्पर्म में से जो सबसे पहले मां के गर्भ में पहुंच जाता है, उसी स्पर्म का जन्म होता है। कोई आशुतोष के रूप में, कोई ब्रजेश के रूप में, कोई दीपक के रूप में, कोई मनोज के रूप में, अन्यथा बाकी के 3,99,99,999 स्पर्म को जन्म लेने का अधिकार ही नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जन्म की पात्रता ही विजय है, कि हमने अपने जैसे या अपने से अलग 4 करोड़ लोगों को पराजित किया है, और उनको परास्त करने के बाद उस पहली दौड़ में हम प्रथम आए थे, तभी हमको जन्म लेने का अवसर मिला। और फिर पता लगा कि विजेता के रूप में जब हमने जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद हम हारा हुआ जीवन व्यतीत करें, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी आयरनी और इससे बड़ा द्वंद्व संसार में कहीं नहीं होता। तो हम और आप सब विशेष हैं, सब 4-4 करोड़ लोगों को हरा के यहां पर बैठे हुए हैं। आज की तारीख में सबने हराया हुआ है, ऐसा एक भी नहीं है जिसने अपने जैसे या अपने से अलग उन 4 करोड़ लोगों को पराजित ना किया हो, क्योंकि हमारे जन्म की पात्रता ही वही है कि जो सबसे पहले गर्भ में पहुंचेगा, और पहुंचते साथ ही गर्भ का वो द्वार बंद हो जाता है, हमको लोप लिया जाता है, और फिर उस माइक्रो, नंगी आंख से ना दिखाई देने वाले उस अणु का विकास होने लगता है। और धीरे 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 कोई 5.5 फुट का, कोई 6 फुट का, कोई 4 फुट का, कोई 3.5 फुट का, तो कोई 7 फुट का, कोई पता लगा कि किसी ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, कोई चांद पे पहुंच गया। ऐसे ऐसे हमारे आपके सबके कृतित्व है ना। तो जब यहां से निकलें तो ये मान के चलें कि जितने विशेष हम हैं, उतना ही विशेष वो व्यक्ति है जो हमारे जीवन में संपर्क में आ रहा है। अन्यथा देखिए, एक होती है आधि, एक होती है व्याधि। आधि मतलब जो तन के रोग को आधि कहते हैं, मन के रोग को व्याधि कहते हैं। लेकिन इन दोनों के उपचार हैं, ध्यान रखना आप। लेकिन एक तीसरा और रोग है साहब, जिसका कोई उपचार नहीं है। तन के रोग को, मन के रोग को, और एक तीसरा रोग होता है उपाधि। जो तन मन का रोग है, इसका कोई उपचार नहीं हुआ है। तो हम और आप भले ही उपाधियों को अर्जित कर लें और उन उपाधियों के माध्यम से अपना जीवन यदि बिताएं, तो विश्वास कीजिए, उन उपाधियों के लपके में, उन उपाधियों के झटके में, उन उपाधियां हमने अर्जित की हैं। उपाधियों ने हमें अर्जित नहीं किया है। उपाधियों को हम नियंत्रित करते हैं, लेकिन जिस पल उपाधियां हमें नियंत्रित करने लगती हैं, आप विश्वास कीजिए, आप कल्याणकारी होते हुए भी अकल्याण के भागी बनेंगे।
तो मेरी आप सबसे, आप सभी मित्रों से यही सलाह है, यही अपेक्षा है, यही प्रार्थना है कि जब भी कभी उस मकाम पर पहुँचें तो इस भाव के साथ जाएं कि संसार में जो भी है सब विशेष हैं और हम शेष व्यक्ति हैं, और यही शेष, अगर आप खास होना चाहते हैं तो आप आम हो जाइए। खास होने की यही विधि है। तभी आम को अपन फलों का राजा कहते हैं ना। सीताफल को क्यों नहीं कहा, केले को क्यों नहीं कहा, ऑरेंज को क्यों नहीं कहा, संतरा मौसमी, ये फलों के राजा क्यों नहीं हुए? खरबूज तो सबसे बड़ा होता है, उसको क्यों नहीं कहा? फलों का राजा हमने किसको बना दिया? तो सीधा मतलब ये है कि भाई जो आम होता है उसी को लोग खास मानते हैं और खास का रुतबा देते हैं और खास का दर्जा देते हैं। तो बस हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं। एक चीज़ और कहूँगा आपसे, हम या तो उस शक्ति में विश्वास रखते हैं या इस शक्ति में विश्वास रखते हैं। करेक्ट? वहाँ कौन है? ईश्वर, परमात्मा। और यहाँ कौन है? आत्मा। मतलब वहाँ ईश्वर है और यहाँ नश्वर है। करेक्ट? तो सफलता प्राप्ति के दो मंत्र हैं साहब। एक होती है प्रार्थना और दूसरी होती है प्रशंसा। हम ये दोनों ही अप्लाई करते हैं, लेकिन हम गलत पाना गलत नट में फिट करते हैं, इसलिए नट नहीं खुलता। उसको प्रार्थना पसंद है और इनको प्रशंसा। हम क्या करते हैं, उसकी तो प्रशंसा करने लगते हैं और इनसे, तो इसलिए हम ये दोनों सूत्र अप्लाई करते हैं और इसके बाद भी हमें अपना इच्छित परिणाम नहीं मिलता है। तो आपसे यही है कि प्रार्थना अगर करनी है तो उनसे करना, इनसे मत करना। और प्रशंसा अगर करनी है तो उसकी मत करना, इनकी करना। तो आप देखेंगे कि आपका जो भी इच्छित लक्ष्य होगा उसे आप प्राप्त कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि प्रशंसा क्या, प्रशंसा और चापलूसी में अंतर क्या होता है? चापलूसी मत करना। प्रशंसा और चापलूसी के भाव को भी समझ लें। हम चूंकि अभिनेता हैं इसलिए भावों का व्यापार है हमारा, भावों का व्यवसाय है, इसलिए हम थोड़ा बहुत आपके साथ अपने उन अनुभवों को बांट रहे हैं एक अभिनेता के रूप में। ये पूरा अभिनय की क्लास है भैया। दीपक जी में जो गुण हैं, जो गुण मौजूद हैं, उन गुणों को एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना और एप्रिशिएट करना, ये प्रशंसा कहलाती है। लेकिन जो आशुतोष में गुण नहीं है फिर भी आप उनको गुणों की खान बताते हैं और उन गुणों को रूपित कर दें, तो वो चापलूसी की श्रेणी में आता है। तो बहुत बारीक अंतर है। तो मेरे अंदर जो गुण हैं उनको, या किसी के भी अंदर जो गुण हैं उसको आप एक्नॉलेज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और एप्रिशिएट कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कभी भी आपको आपके इच्छित परिणाम ही मिलेंगे, इसके अलावा और कोई परिणाम आपके ज़िंदगी में नहीं आएगा। और जब इच्छित परिणाम मिल जाते हैं तो फिर उससे बड़ा सुखी व्यक्ति संसार में कोई और नहीं होता। बाकी हम और ब्रजेश, जैसा कि हमारे प्रिय भाई दीपक जी ने, ये मेरा दूसरी दफ़ा मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में आ रहा हूँ। जब पहला सत्र हुआ करता था उस समय भी हम लोगों के साथी पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर थे, वो वहाँ पे अध्यापन का कार्य करते थे। और ये मेरे लिए अत्यंत आनंद का विषय है कि आज माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो भी हमारे मित्र हैं, प्रिय दीपक तिवारी। तो ये आनंद का विषय है कि मित्रों के मित्र हमेशा आपको विशेष बना देते हैं। तो कभी उस जगह पे बैठने वाले व्यक्ति को इस जगह खड़े करने का जो अवसर दिया वो हमारे प्रिय भाई ने ही दिया। और ये कहीं ना कहीं मित्रता का सबसे बड़ा अनुपम उदाहरण होता है कि ठीक है, हम और आप सब साथ में बैठ के सुनते थे, लेकिन अब अगर आज हमको और आपके अंदर ये क्षमता पैदा हो गई कि आपको डाइस पे खड़ा किया जा सके, तो उन्होंने बड़ी सहृदयता के साथ मुझे ये अवसर प्रदान किया। तो मैं हृदय से आभारी हूँ आपका। और हम जब वहाँ पे बैठे थे
तो एक चर्चा चल रही थी और मन में ये आया कि अच्छा ये फिल्म एप्रिसिएशन का भी कोर्स है या ये तमाम कोर्सेज इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत होते हैं। तो मैं इस मंच से आपसे कह रहा हूँ, वैसे तो अभिनेता जो होता है वो पहले टेलीफोन चलते थे ना, सिक्के वाले, सिक्का वाला टेलीफोन कौन कौन ने देखा है? सब ने देखा है। क्या खासियत होती है सिक्के वाले टेलीफोन में? है कि अपन ने नंबर डायल किया, घंटी बजी, करेक्ट, वहां से आया हेलो, करेक्ट, और अगर सिक्का नहीं डालो तो आप हेलो ही हेलो 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 हेलो, बात कन्वर्सेशन नहीं होगा, करेक्ट, यही होता है। तो अभिनेता जो होते हैं वो सिक्का वाले टेलीफोन होते हैं कि जब तक सिक्का ना डले तब तक हेलो तो हो जाएगी लेकिन कन्वर्सेशन कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप मुझे सिक्का वाला टेलीफोन नहीं, माखनलाल विश्वविद्यालय के लिए जो मैं हूँ वो आपके ही बीच का एक विद्यार्थी आप मुझे मान लें, सहपाठी मान लें, सहयोगी मान लें, मित्र मान लें, बड़ा भाई मान लें, अपरिचित मान लें या एक सज्जन मान लें, जो भी मानना हो, जिसको अपनी अपनी दृष्टि के हिसाब से वो मान ले। हम आपके लिए सहज सर्वदा उपलब्ध हैं। बस इतना है कि जब भी हमारे पास जब भी जो समय होगा और हमारे और आपके बीच में संयोग बनाने की जैसी व्यवस्था बनेगी हमारी, क्योंकि हमारा जो लालच है वो यही है कि मैं मध्य प्रदेश को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में देखता हूँ कि जैसे संपूर्ण विश्व अगर समाप्त हो जाए उससे भारत बचा रहे। तो भारत विश्व का बीज पुंज है। आप भारत से संपूर्ण विश्व का नया सृजन कर सकते हैं क्योंकि तमाम संस्कृतियाँ, तमाम व्यवस्थाएं, तमाम स्वाद, तमाम वर्ग, तमाम वर्ण भारत के अंदर एक साथ मौजूद हैं। तो भारत क्या है विश्व का? पॉकेट एडिशन, ठीक। तो ऐसे ही भारत का जो बीज पुंज है वो मध्य प्रदेश है। आप मध्य प्रदेश को भारत की प्रतिछवि आप मध्य प्रदेश के अंदर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर वो तमाम विविधता आपको देखने मिल जाएगी, चाहे वो स्वाद की विविधता हो, संस्कार की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की विविधता हो, चाहे वो वर्ग और वर्ण की विविधता हो। तो इस नाते मुझे बड़ा आनंद मिलता है कि जब भी कभी मध्य प्रदेश के अंदर कोई गतिविधि होती है या मध्य प्रदेश से लोग प्रशिक्षित होकर निकलते हैं तो मुझे बहुत सुख मिलता है। तो इस नाते ये मतलब आपके ऊपर उपकार नहीं होगा, ये मैं अपने ही सुख का सृजन करूंगा। तो मैं सदैव उपलब्ध हूं। तो आपको जब भी लगे तो मुझे बताइएगा और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।